एक गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहता था। एक दिन वह अपने बचपन के मित्र से मिलने दूसरे गांव जा रहा था। उसका मित्र बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। उसके मित्र का गांव काफ़ी दूर था। रास्ते में कई छोटे छोटे गांव पड़ते थे। पंडित अपनी धुन में आगे चला जा रहा था। तभी रास्ते में एक और आदमी उसको मिला। वह भी पंडित के साथ चलने लगा। पंडित ने सोचा, चलो अच्छा ही है, साथ साथ चलेंगे तो सफ़र जल्दी कट जाएगा। अब चलते चलते पंडित ने उसका नाम पूछा तो उस आदमी ने अपना नाम महाकाल बताया। पंडित को यह नाम थोड़ा सा अजीब लगा, पर पंडित ने नाम के विषय में कुछ पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे साथ में चल ही रहे थे। तभी रास्ते में एक गांव आया तो महाकाल ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक संदेशा देना है, मैं तुम्हें आगे मिलता हूँ। पंडित ने कहा ठीक है, और वह आगे की ओर चल दिया। तभी गांव में एक खबर फैली कि एक व्यक्ति को भैंसे ने मार दिया। जैसे ही भैंसे ने उस व्यक्ति को मारा, ठीक थोड़ी ही देर में महाकाल वापिस आ गया। फिर चलते चलते थोड़ी ही देर में दोनों लोग एक गांव में पहुंचते हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। वहाँ ठहरने की व्यवस्था भी अच्छी लग रही थी। पंडित के मित्र का गांव भी वहाँ से काफ़ी दूर था और रात भी होने वाली थी। तो पंडित ने महाकाल से कहा, रात होने वाली है, पूरे दिन चलते चलते थकान भी होने लगी है, भूख भी लगने लगी है, हम यहीं भोजन करके आराम कर लेते हैं। कल सुबह आराम से आगे का सफ़र करेंगे। अब महाकाल ने कहा ठीक है, मुझे इस गांव में किसी को और भी कुछ सामान ज़रूरी देना है, तुम खाना खा के आराम करो, मैं बाद में आकर खाना खाता हूँ। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। लेकिन उसके जाते ही कुछ देर बाद उस गांव में से धुआं उठने लगता है और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग जाती है। पंडित ने सोचा, अरे महाकाल, जहाँ भी ये जाता है वहाँ कुछ ना कुछ हानि जरूर हो रही है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन पंडित ने रात्रि में महाकाल से इस बात पर कोई जिक्र नहीं किया। सुबह दोनों अपने मंजिल पर चलते हैं। अब कुछ ही देर में फिर एक गांव आता है। फिर महाकाल ने फिर पंडित से कहा कि आप आगे चलो, मैं कुछ देर में आपको मिलता हूँ। यह कहकर महाकाल आगे जाने लगा। लेकिन इस बार पंडित आगे नहीं गया, बल्कि वहीं खड़ा होकर महाकाल को देखता रहा, वह कहाँ जाता है और क्या करता है। तभी लोगों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं कि किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है। ठीक उसी समय महाकाल फिर से वहाँ पहुँच गया। लेकिन इस बार पंडित को सहन नहीं हुआ। उसने महाकाल से पूछ लिया कि तुम जहाँ भी जाते हो, जिस गांव भी जाते हो, वहाँ कुछ ना कुछ नुकसान या किसी ना किसी की मौत जरूर होती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो ऐसा क्यों हो रहा है? तब महाकाल ने जवाब दिया, पंडित जी, आप तो मुझे बहुत बड़े ज्ञानी लगते हो। अब इसलिए मैं आपके साथ चलने लगा, क्योंकि ज्ञानियों का संग बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन आप अभी तक समझ नहीं पाए हो कि मैं कौन हूँ। तो पंडित ने कहा, मैं समझ गया हूँ, लेकिन मुझे कुछ शंका है। अगर आप ही अपना परिचय दे दें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो यह बात सुनकर महाकाल बोलता है, मैं यमदूत हूँ और यमराज के आदेश से मैं लोगों के प्राण लेता हूँ। तो इस बात पर पंडित बोलता है कि मुझे पहले से शक था। ठीक है, लेकिन अगर तुम यमदूत हो तो मुझे बताओ कि अगली मृत्यु किसकी होगी और अगले प्राण तुम किसके लोगे। तो यह बात सुनकर महाकाल बोलता है, अगली मृत्यु तुम्हारे मित्र की होगी। यह बात सुनकर पंडित सहम जाता है, घबरा जाता है और पंडित ये सोचता है, मेरे मित्र की मृत्यु होगी, उसका कारण और मैं बनूंगा।
तो यह जो है पंडित को ठीक नहीं लगता है। तो पंडित ये सोचता है कि क्यों ना मैं वापस अपने गांव चले जाऊं बिना अपने मित्र को मिले। तो यह सब पंडित सुनकर वापस से अपने गांव जाने लगता है। तभी वह देखता है कि उसका जो मित्र है वो उसके पीछे पीछे आ रहा है, जैसे कि मानो बहुत देर से वो उसका पीछा कर रहा है। तो ये सब पंडित देखकर घबरा जाता है। वहीं उसका मित्र आते आते उसकी मृत्यु हो जाती है। ये सब पंडित देखकर काफ़ी घबरा जाता है। अब पंडित देखता है कि उसका जो मित्र है उसकी मृत्यु हो गई है। अब पंडित बड़ा परेशान हो रहा होता है। अब उसके मन में कई तरह के विचार आ रहे होते हैं। तो ये सब जो है यमदूत देखता है और यमदूत जो है उसकी मन की बात को जान लेता है। अब यमदूत जो है पंडित को बोलता है कि मैं तुम्हारे मन की बात समझ गया हूँ और तुम्हारा जो मित्र है वो जो है तुम्हारा पिछले गांव से ही पीछा कर रहा था, लेकिन तुम्हारा मित्र जो है क्योंकि वह गूंगा था और एक पैर से चल नहीं पाता था, एक पैर उसका खराब था और बुढ़ापे में इतनी ताकत नहीं रहती है जितनी की जो हमारी बचपन में होती है, इसलिए तुम्हारा मित्र की आते आते हृदय की धड़कन रुकने के कारण उसकी मौत हो गई। अब पंडित जो है काफ़ी विद्वान और ज्ञानी होता है, तो वह ये समझ जाता है कि जो भी इस संसार में आया है उसे एक ना एक दिन तो जाना ही है। तो पंडित जो है अपने मित्र की जो मृत्यु होती है उसको स्वीकार करता है। अब पंडित जो है महाकाल से पूछता है कि हे महाकाल, अगर तुमको मेरे मित्र की मृत्यु के बारे में पता था तो तुम शुरू से लेकर आखिरी तक मेरे साथ क्यों चल रहे थे। तब उस बात पर महाकाल बोलते हैं कि देखो, मैं तो हर किसी के साथ चलता हूँ, हर क्षण चलता हूँ, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है। अब जो है पंडित महाकाल से प्रश्न करता है कि हे महाकाल, अगर आपको मेरी मृत्यु के बारे में बताना है तो क्या आप बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब होगी और किस दिन होगी। तब महाकाल बोलते हैं कि देखो, ये सही नहीं रहेगा, किसी भी जीव जंतु मनुष्य को ये जानने का अधिकार नहीं है, क्योंकि अगर वो ये जान जाए तो उनकी जो बची कुची ज़िंदगी है वो भी सही से नहीं गुजर पाएगी। लेकिन पंडित, तुम काफ़ी समझदार दिखते हो और तुमने जो है अपने मित्र की मृत्यु को काफ़ी अच्छी तरीके से स्वीकार किया है, तो मैं तुमको इधर बता देता हूँ कि आज से ठीक 1 साल बाद तुम इसी दिन दूसरे राज्य में फांसी के कारण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो पंडित थोड़ा तो घबरा जाता है। अब उसके बाद जो है महाकाल उधर से चले जाते हैं क्योंकि उनका काम हो जाता है। अब पंडित भी जो है अपने मित्र की पूरा क्रियाक्रम करके राज्य वापस चले जाता है। तो इधर कोई भी व्यक्ति कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी बलवान हो, अपनी मौत की खबर, मौत का समय सुनकर घबरा जाएगा। अब पंडित क्योंकि ज्ञानी था तो उसने राजा को यह पूरी कहानी बताई, यमदूत की कहानी, उसके मित्र की मौत की कहानी। अब राजा से पंडित बोलता है कि आप महाराज कुछ जो है इसका उपाय निकालें। तो यह बात सुनकर राजा जो है एक सभा बुलाता है जिसमें के बड़े बड़े विद्वान आते हैं, मंत्री आते हैं। तो यह सब जो है सुनकर पंडित की बातें सब लोग जो है पंडित को एक सलाह देते हैं कि तुम्हारी मृत्यु अगर फांसी से होनी है वह तभी संभव है जब आप जो है दूसरे राज्य में जाएंगे। अगर दूसरे राज्य में आप नहीं जाएंगे तो आपकी मृत्यु नहीं होगी। तो सब ये फैसला लेते हैं कि पंडित जो है वह राजा के दरबार में ही रहेगा या राजा के महल में ही रहेगा। अब पंडित जो है राजा के महल में ही रहने लगता है, वह राज्य छोड़कर कहीं भी नहीं जाता है। लेकिन पंडित को जो है एक बीमारी थी, वह बीमारी थी रात में नींद में चलने की। तो एक रात को जो है पंडित सो रहा होता है। उस रात में पंडित नींद से जो है
उठता है और चलने लगता है। अब यह बीमारी के बारे में ना तो पंडित को पता था ना ही राजा को पता था। अब पंडित नींद में चलने लगता है और अपने महल से या राजा के महल से बाहर जाने लगता है। तो यह सब जो है पहरेदार भी देखते हैं, लेकिन पहरेदार जो है पंडित को नहीं रोकते हैं, क्योंकि पंडित कभी भी कहीं भी आ जा सकता है। तो पहरेदार जो है पंडित को जाने देते हैं। अब पंडित जो है नींद में चलते चलते अस्तबल में पहुंच जाता है, जहाँ के वहाँ एक घोड़े पर जाकर पंडित बैठ जाता है। अब वहाँ घोड़ा जो है काफ़ी जो है तेज़ दौड़ने वाला घोड़ा था राजा का। अब पंडित जो है घोड़े पे बैठता है तो घोड़ा जो है बहुत तेज़ी से दौड़ने लगता है। अब पंडित जो कि नींद में था तो उसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। अब जो है घोड़ा दौड़ते दौड़ते दूसरे राज्य में चला जाता है, अपना राज्य को छोड़कर। अब वह दूसरे राज्य में जो महल होता है राजा का, उसमें घुस जाता है। अब उसमें जब घोड़ा घुसता है तो पंडित उतर कर महल की तरफ जाने लगता है। अब चूंकि बहुत रात थी तो सब लोग थक गए होते हैं, तो पहरेदार भी कई ऐसे पहरेदार थे जो कि सो जाते हैं, लेकिन एक पहरेदार ने पंडित को देख लिया। अब उसने सोचा कि ये तो पंडित है और काफ़ी जो है अच्छा और भला इंसान लग रहा है, तो उसको ऐसा कुछ भी शक नहीं हुआ कि वो चोर है या कुछ चुराने आया है। चूँकि वो पहरेदार भी आधे नींद में था तो उसने पंडित को जाने दिया। अब पंडित जब राजमहल में प्रवेश कर लेता है तो वह जो है एक कमरे में पहुंचता है जहां पर रानी सो रही होती है। अब पंडित को जो है ये बीमारी थी, पंडित भी नहीं जानता था, और वह जो है रानी के बगल में जाकर सो जाता है। अब उस समय राजा जो है रानी के पास नहीं था, क्योंकि राजा कुछ काम से बाहर गया हुआ था, दूसरे राज्य में गया हुआ था। अब राजा जब सुबह आता है और रानी के कमरे में जाता है तो वह ये देखता है कि पंडित जो है वह उसकी रानी के बगल में सो रहा होता है। तो इस पर राजा को बहुत ही ज़्यादा क्रोध आता है। यह देख के राजा पागल हो जाता है और तुरंत दरबार को बुलाकर पंडित को गिरफ्तार करने के लिए बोलता है और पंडित पकड़ा जाता है। अब दूसरे दिन पंडित को जो है सभा में बुलाया जाता है। अब सभा में जो है राजा पंडित से पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? इतनी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम जो है रानी के कमरे में आकर उसके बगल में सो रहे होते हो? तब पंडित जो है पूरी कहानी बताता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं तो अपने राज्य में था, कब और कैसे इधर आ गया। अब यह बात सुनकर राजा उसको सजा देता है, उसको यह बोलता है कि तुमको जो है फांसी होगी। अब क्योंकि पंडित को पता होता है कि यमदूत ने उससे बोला था कि उसका जो है 1 साल बाद फांसी से जो है उसकी मृत्यु हो जाएगी और वह समय आ गया होता है। तो पंडित इस बात पर बोलता है कि यह मुझको पहले से पता था कि मेरी मृत्यु इसी समय होगी और मृत्यु का कारण जो है फांसी होगी। तो जो है राजा ये बात सुनकर उसको अजीब लगता है, लेकिन राजा ये सोचता है कि यह जो है फांसी से बचने के लिए या मृत्यु से बचने के लिए बहाने मार रहा है। तुमको कैसे पता? तब राजा उस पंडित से पूछता है कि तुमको कैसे पता तुम्हारी मृत्यु का दिन और मृत्यु का कारण? तो पंडित जो है पूरी महाकाल की कहानी सुनाता है। हालांकि राजा ये सब कहानी सुनकर थोड़ा सा अचंभे में आ जाता है, लेकिन राजा ये सोचता है कि ये पंडित जो है मौत से बचने के लिए झूठ बोल रहा है। लेकिन फिर भी राजा जो है अपने मन की संतुष्टि के लिए एक पहरेदार को भिजाता है जहाँ पर पंडित रहा करता था, और उससे ये कहता है कि जो भी ये पंडित बोल रहा है उसका जो है सच का पता लगा कर आओ। अब राजा को जब यह बात पता लगती है कि जो ये पंडित बोल रहा है ये सही बोल रहा है, वो दूसरे राज्य का जो राजा था उसने भी यही कथा सुनाई जो कथा जो है पंडित ने सुनाई थी, तो राजा जो है आश्चर्यचकित रह गया। अब लेकिन राजा ने जो है अपनी सजा सुना दी थी और राजा जो है सजा को वापस नहीं ले सकता। अगर राजा ने ऐसा किया तो उसकी जो है छवि खराब होगी। तो
उस पर जो है विद्वान लोग यह बोलते हैं और यह फैसला लेते हैं कि पंडित को सजा होगी और पंडित को फांसी भी लगेगी। लेकिन पंडित को जो है एक जो पतला सूत होता है या फिर जो पतला धागा होता है उससे हम पंडित को फांसी देंगे। तो उससे यह होगा कि राजा की छवि भी खराब नहीं होगी और पंडित को फांसी भी लगेगी। तो यह बात सब सुनकर इस बात पे सहमत हो जाते हैं और पंडित भी काफ़ी खुश हो जाता है यह राजा का फैसला सुनकर। अब क्योंकि फांसी जो है एक पतले धागे या सूत से देनी थी तो पंडित भी इस पे काफ़ी सहमत रहता है। अब फांसी जब दी जाती है तो एक फंदा बनाया जाता है जो कि एक पतले सूत से बनाया जाता है। अब पंडित को जब फांसी देते हैं तो वह धागा जैसा कि सबने सोचा था वह धागा टूट जाता है, लेकिन वह धागा टूटते टूटते पंडित के गले की नस को काट देता है, जिससे कि काफ़ी जो है खून या रक्त बहने लगता है। अब पंडित नीचे गिरता है और रक्त बहते रहता है। अब पंडित तड़पते रहता है और कुछ ही देर बाद दिल की धड़कन पंडित की रुक जाती है और पंडित की मृत्यु हो जाती है। अब यह सब देखकर अचंभे में रह जाते हैं कि पंडित की जो मौत है वह सही में हुई और फांसी की वजह से ही हुई। और जैसा कि यमदूत ने बोला था कि ठीक 1 साल बाद तुम्हारी मृत्यु फांसी से होगी, वो हो गई। तो दोस्तों, इधर जो है जिसका जो कर्म होता है उसका फल उसको मिलता है और जब जिसकी मृत्यु होनी है वो मृत्यु होगी, इसको कोई भी नहीं टाल सकता। और इसलिए जो है ईश्वर भी हमको मृत्यु का समय नहीं बताता है, क्योंकि जितने भी हम दिन जिएंगे वह हम खुशी खुशी जिएंगे। अगर पंडित जो है यह बात यमदूत से नहीं पूछता और पंडित को ये पता नहीं लगता कि उसकी मृत्यु कब होगी, किन कारणों से होगी, तो पंडित जो उसकी ज़िंदगी थी, जितने दिनों की भी ज़िंदगी थी, वह खुशी खुशी जीता। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हम जितने दिन भी जिए वह खुशी खुशी जिए और अपनों के साथ जिए। तो मेरा वीडियो इधर ही ख़त्म होता है और इस टाइप से अगर आपको और भी वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।